नमस्कार सभी को। एसीएफ की सीरीज़ में इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमी में टॉपिक है मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया। ये प्रेजेंटेशन इस टॉपिक पे दी गई है। ये थोड़ी 10 मिनट से ज़्यादा की ये प्रेजेंटेशन होगी, तो गाइस जब आप फ्री हो तो इसको टोटली देखें, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। स्पेशली इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग एंड रोल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इस पर डिस्कस किया गया है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को एज मच एज़ पॉसिबल, सो हम और ज़्यादा सीरीज़ बना के ला सकें आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, जो फर्स्ट टॉपिक इसमें दिया गया है, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल एंड सिंथेटिक्स। ये स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट वेराइटीज़ हैं जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्क करती है। सबसे पहले इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मुंबई में आई थी इन 1854। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, सॉरी। इट शेयर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग। एक तिहाई जो अपना एक्सपोर्ट है, जो बाहर माल जाता है दूसरे देशों में, वो 1/3% ये रखती है। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के भी एग्जांपल्स हैं, जैसे रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, टेरेरीन हो गया। डायरेक्ट ऑप्शनल में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है। ओके, कॉटन इंडस्ट्री का अगर आप देखें इस पॉइंट में, तो इंडिया का देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में कॉटन इंडस्ट्री मेनली फोकस की गई है, मेनली साउथ इंडस्ट्री। बिकॉज कॉटन के लिए जो इंडस्ट्री है, उस कॉटन के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी, लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वाटर की अवेलेबिलिटी और एक टेम्परेचर जो है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हमें साउथ एरियाज़ में काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बीटी कॉटन की आप बात जानते ही हैं, जो एक जेनेटिकली कॉटन की बात आप जानते होंगे कि बीटी कॉटन है जो जेनेटिकली बनाया गया है। अ सब्सटेंशियल प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हैंडलूम इंडस्ट्री। हैंडलूम भी बहुत ज़्यादा वर्क करता है टेक्सटाइल में। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जो टेक्सटाइल या अपैरल कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, वो ब्रॉडली दो में क्लासिफाइड होती है। नंबर 1 होता है यार्न एंड फाइबर एंड नंबर 2 होता है प्रोसेस्ड फैब्रिक्स एंड अपैरल। देखिए, जो इंडस्ट्री है अपनी मेनली फोकस क्या होती है, रॉ मटेरियल पे फोकस्ड है इंडिया की। यार्न एंड फाइबर प्रोडक्शन में, जो रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट नंबर पे हैं हम। बट जो प्रोसेस्ड फैब्रिक है उसमें हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। देखा जाए तो रॉ मटेरियल में एडिशन करके जब प्रोसेस्ड मटेरियल फैब्रिक बनता है, तो अगर हम अपने फोकस इस प्रोसेस्ड फैब्रिक पे करेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो सकता है, इसका जो ग्रॉस वैल्यू है इस सेक्टर का वो और इंक्रीज़ हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर बात करते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है और इसमें एम्प्लॉय अराउंड 45 मिलियन पीपल अब तक हो चुके हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड ओनली मतलब मीन्स टू से, अगर फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरा सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है वो टेक्सटाइल सेक्टर है। ट्रेडिशन एंड कल्चर की बात करते हैं तो देखिए, ब्रिटिश जो कंपनी थी वो स्पेशली इंडिया में टेक्सटाइल के लिए ही आई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उस टाइम जो है टेक्सटाइल में इंडिया बहुत ज़्यादा नंबर 1 पोजीशन पे था। तो आप कह सकते हो ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। अब 2 सेक्टर्स इसमें आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्मॉल स्केल, जैसे हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, सेरीकल्चर हो गया। इसी पे ही इस टाइम जो सरकार है वो फोकस कर रही है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर अच्छे से बूस्ट किया जाता है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। Organized sector uses modern machinery and techniques and consist of spinning, apparel, garment segment। जो मैंने आपको बताया, जो गारमेंट सेगमेंट इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता इंडिया में, इनको फोकस करने की ज़रूरत है, जिसमें अपन ने मुद्रा योजना जैसे फोकस किया था। तो एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। नो डाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी को अब अपन पढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो इंडिया का 2% जीडीपी, 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 27% फॉरेन एक्सचेंज और 13% एक्सपोर्ट अर्निंग होती है इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ अ वेरी
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, और इसमें ये एक सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है जिसको और ज़्यादा बूम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं क्या इश्यूज़ हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। सबसे पहला तो हर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर का सबसे बड़ा इशू लेबर लॉज ही हैं। चाहे आप टेक्सटाइल की बात करो, चाहे आप आयरन एंड स्टील की बात करो, लेबर लॉज जो हैं वो आर्केइक हैं। द बोन और कंटेंशन हैज़ बीन द लॉ प्रिस्क्राइबिंग दैट एनी फर्म एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर हैज़ टू सीक परमिशन फ्रॉम द लेबर डिपार्टमेंट। 100 से ज़्यादा अगर आपके वर्कर्स हैं आपकी कंपनी में, तो आपको लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। इसलिए क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा तो 100 से कम ही अपने वर्क फोर्स को रखते हैं। 100 से ज़्यादा होते हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको लिया जाता है, जो सबसे बड़ा इशू है टेक्सटाइल सेक्टर का। अमेंडमेंट ऑफ लेबर लॉ सच एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन हायरिंग एंड फायरिंग हुई है। ये भी एक अच्छा कदम है, बट इसको भी नेगेटिव वे में लिया जा रहा है। लिमिटेशंस ऑन फर्म साइज, ये सबसे बड़ा इशू है जो ऊपर भी अपन ने डिस्कस किया है कि जो फर्म साइज है उसको अपन को, अगर आप उसको डिसाइड कर दोगे कि भाई 100 से ज़्यादा होंगे तो आपको इतनी लेनी होगी, या इसको 200 कर दोगे या इसको 500 कर दोगे, तो इंडस्ट्री सिर्फ इतनों को ही एम्प्लॉय कर पाएगी या इतनों से कम रखने की कोशिश करेगी, तो फायरिंग ज़्यादा होगी एम्प्लॉयमेंट जो लोगों की। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि नहीं हो ऐसा लॉज में अमेंडमेंट हो कि इस तरह की चीज़ें ना हो। ओके, अब दूसरी चीज़, अगर आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा जूट का, इंडस्ट्री जो जूट की है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है ड्यू टू बांग्लादेश। नो डाउट बंगाल और इस रीजन में काफ़ी अच्छा जूट प्रोडक्शन होता है, पर बांग्लादेश के साथ और काफ़ी सारे जो अपने सार्क नेशंस हैं उनके साथ अपन ने एक एक्ट को साइन किया हुआ, डेट इज़ साफ्टा एक्ट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपन ने कर रखा है, जो इंटेंसिव कंपटीशन कंट्रीज, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया देयर इट इज़ बांग्लादेश, जिसको अपन ने ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस दे रखा है अपने इंडिया मार्केट पे। तो चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इन रीजन से अपन को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। कोई भी इशू आता है आप मुझे भी बता सकते हैं, किसी रीसेंट टॉपिक से रिलेटेड कोई अलग वीडियोस अगर आपको चाहिए तो, बिकॉज जितना ज़्यादा इसमें डिस्कशन होगा, जितना ज़्यादा ये वीडियो देखा जाएगा, उतना ज़्यादा आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और सभी के लिए ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ चलाई जा रही है हमारे द्वारा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब बात आती है गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है। लार्ज इन्वेस्टमेंट हो, काफ़ी तरह की स्कीम्स हैं। कंसोलिडेशन हो फर्म का, कंसोलिडेशन मतलब काफ़ी सारे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट किया जाए, क्लस्टर्स हैं उनको बड़ा किया जाए। रीसेंट रिफॉर्म्स जो है, जीएसटी ने भी काफ़ी ज़्यादा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर कहीं ना कहीं उस पर इफ़ेक्ट डाला है। जीएसटी के कारण भी इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग बिटवीन 2014 एंड 2017, बट अब वो 5वें पोजीशन पे आ गया है। जर्मनी, बांग्लादेश, वियतनाम, इनके रीजंस के कारण, जीएसटी के कारण। तो जीएसटी के जो लॉज हैं उनको भी ऐसा बनाने की ज़रूरत है जिससे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करे, ना कि जैसे कि 5th पोजीशन पे आ गए उस चीज़ का इशू इसमें जनरेट हो। अब दूसरी बात आती है सब्सिडी की। सब्सिडी इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद सेकंड मोस्ट इंडस्ट्री है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो इसके लिए TUFS स्कीम है जिसको मैं आगे वाले स्लाइड्स में आपको बताती हूँ। सो लेट अस सी दैट। देखिए, TUFS से पहले मैं आपको बताती हूँ साफ्टा, जो अपन क्लियर भी कर चुके हैं। साफ्टा क्या था? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। किसके बीच में? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क के मेंबर्स में। 2006 में आया ये जो साफ्टा एक्ट था। और आपको पता होगा सार्क में जो नेशंस हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब के साथ इसको साइन किया गया।
Okay, SAFTA recognizes the need for spatial and differential treatment for the least developed countries in its preamble. Okay, तो बांग्लादेश हो गया, ये जो कंट्रीज़ हैं, ओके, इनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इसलिए इनको फ्री ड्यूटी एक्सेस, ज़ीरो ड्यूटी पे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लिया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जूट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा। नो डाउट गवर्नमेंट काफ़ी सारे मेजर्स फॉलो अप कर रही है जूट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ये है कि इस ट्रीटी को दोबारा से रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। अगर इसी से ही आप समझ सकते हो, TUFS जो है टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो रहा है, उसके लिए फंड्स कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। ओके, तो इट इज़ a credit linked capital investment subsidy under TUFS. The scheme provides for the reimbursement of 5% out of interest actually charged by the lending agencies for the facilitating investment in the modernization of textile and jute industry. तो इसकी बात इसमें की जा रही है। नाउ आगे चलते हैं। अब अपन पेट्रोलियम आ जाता है, जो दूसरा मेन टॉपिक है पेट्रोलियम अपने लेक्चर में। पेट्रोलियम 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो अपनी हैं, कोर मतलब जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ओके, 8 कोर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इज पेट्रोलियम इज इन द 8 कोर इंडस्ट्री? येस इट इज़। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स इतनी नहीं है जितनी और जैसे ईरान, इराक इस एरिया में है। ओके, तो दैट्स वाई हम पेट्रोलियम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, और आधे से ज़्यादा अगर देखा जाए 50% से अबव अगर देखा जाए तो अपनी इंपोर्ट जो है वो पेट्रोलियम ही है, पेट्रोल ही है। और जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मेनली किस में वर्क करती है? रिफाइनिंग ऑफ दोज पेट्रोल। पेट्रोल जैसे ही दूसरे देशों से इंडिया में आता है, उसको रिफाइन किया जाता है और उसको बेचा जाता है, उसमें अपनी इंडस्ट्री है जो वर्क करती है। ओके, तो सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनर है हम एशिया के, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफाइनर है, हम पेट्रोलियम रिजर्व्स में नहीं आते हैं, बट हम रिफाइनर एशिया में सेकंड लार्जेस्ट आते हैं। इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्लोजली रिलेटेड टू द एनर्जी डिमांड, देयरफॉर द नीड फॉर ऑयल एंड गैस इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो मोर। ये हम सब जानते हैं क्योंकि डेवलपिंग कंट्री हैं हम, तो सेवरल पॉलिसीज गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए। लेट अस सी दैट। सबसे पहले तो 100% FDI है पेट्रोलियम सेगमेंट में, जैसे नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, रिफाइनरीज हो गई। ओके, इसमें दो इंडस्ट्रीज़ बहुत मेन है, एक तो रिलायंस इंडस्ट्री हो गई और एक केयर इंडिया हो गई। ओके, एनुअल ऑयल कंजम्पशन स्टूड एट 69 मिलियन, और ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज़ एनर्जी डिमांड इज़ एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2017, मीन्स टू से डबल होने की कोशिश की जा रही है इंडिया के थ्रू बाय 2035। दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। और इंडिया जो है एक्सपेक्टेड टू अकाउंट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन द एनर्जी डिमांड बाय 2040। 1/3 भाग इंडिया जो है उसका होगा एनर्जी डिमांड का बाय 2040 इन द ग्लोबल ग्रोथ इन एनर्जी, इतना ज़्यादा होगा। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये निकल के आए हैं। अब अपन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए कि बेसिन्स कौन कौन से हैं इंडिया में। सेडिमेंट्री बेसिन्स में ही आपको पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलती हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखना। कैटेगरी 1 अगर देखी जाए तो आपको प्रोडक्शन कैम्बे, मुंबई ऑफशोर, राजस्थान कृष्णा कुमारी, कावेरी, असम शेल्फ एंड असम अराकन फोल्ड बेल्ट्स में आपको मिल जाएगा। कैटेगरी 2 की अगर आप बात करते हैं तो आपको कैटेगरी 2 में लेट अस सी दैट कच्छ है, महानदी है, मध्य प्रदेश के रीजन को आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार, केरला रीजन है, लक्षद्वीप बेसिन है। कैटेगरी 3 जो है उसमें फॉर एग्जांपल हिमालयाज़ हैं, गंगा, विंध्याचल, सरस्वती, केरला, कोंकण बेसिन्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कितनी कैटेगरी में बांटा गया है पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो इंडिया में मिलता है। ओके,
कैटेगरी 4 में अगर आप देखते हैं तो स्प्लिटी झांकसर बेसिन है, सतपुरा है, करेवा बेसिन है। करेवा रीजन जम्मू कश्मीर का ही होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करेवा रीजन यूज़ किया जाता है। जो केसर होती है उस केसर को उगाने में करेवा रीजन को काफ़ी यूज़ किया जाता है। रेवा है, दामोदर है, छत्तीसगढ़ बेसिन है, नर्मदा बेसिन है, डेक्कन सिलाइंस, भीमा कलादी, बस्तर रीजन है। ओके, छत्तीसगढ़ झारखंड इस रीजन में है, गोदावरी बेसिन है, कुडप्पा बेसिन है। ओके, सो ये बेसिन्स है। प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहला क्रूड प्रोडक्शन, सबसे बड़ा इशू यही है, क्रूड प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, रिजर्व्स कम है। डिक्लाइन इन क्रूड प्रोडक्शन, लार्ज क्रूड इंपोर्ट बिल्स। ओके, 80% ऑफ इट्स क्रूड कंजम्पशन, मैं तो 50% मोर कह रही थी, मैं उसको करेक्ट करना चाहूँगी, इट इज़ 80%। ओके, इनएडिक्वेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, जो पेट्रोल जैसे कि क्रूड पेट्रोल फॉर एग्जांपल ईरान से आता है, तो उसके लिए भी हमें शिप्स चाहिए होती हैं, बिकॉज बाय वाटर वेज सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनका इंपोर्ट होता है। तो हमें अपने जो पोर्ट्स हैं उनको भी वेल डिफाइन करना होगा। ओके, LNG, CG गैस पाइपलाइंस, इन सबको हमें अच्छे से अगर चाहिए तो पाइपलाइंस और हमारा जो पोर्ट सिस्टम है, हमारे जो पोर्ट्स हैं, उन पे बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन सही करना होगा। ओके, टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट्स तो मैंने आपको बताया है। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में अभी डेवलपमेंट और एक्सप्लोरिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, जैसे अमेरिका ने किया वैसे करना चाहिए। ओके, MNC का शेयर लो है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स जो हैं जैसे बायो एनर्जी, उस पर वर्क करना चाहिए। बायो फ्यूल जिस पे वर्क करना चाहिए और गवर्नमेंट कर भी रही है, बट ये कि इन पे फोकस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ऑयल एंड गैस सेक्टर फैक्ट्स एंड फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेट अस सी दैट। क्रूड इंपोर्ट अगर आपने पढ़ ही लिया है, क्रूड इंपोर्ट 80% से ज़्यादा है। थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम क्रूड के। फोर्थ लार्जेस्ट लिक्विफाइड LNG इंपोर्टर है 2017 में, ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद आपको मैं बता देती हूँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इस पेट्रोलियम में बहुत इंपॉर्टेंट है। LPG कवरेज को करने के लिए 90% करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2019 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लाया गया है, इसको ज़रूर रीड आउट करें। ओके, इसके बाद सीमेंट की बात करते हैं, जो हमारी थर्ड मेन इंडस्ट्री है। देखिए, सीमेंट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया सीमेंट का, सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये आती है। और मॉडर्न इंडिया में सीमेंट प्लांट्स की बहुत सख्त ज़रूरत है, ये हम सब जानते हैं। ओके, सेंट्रल ओन्ड है और स्टेट ओन्ड है, बहुत सारे सीमेंट प्लांट्स हैं और 156 लार्ज सीमेंट्स प्लांट्स हैं, इतना अपन को पता होना चाहिए। पर सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, डैट इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट। अपना कंजम्पशन बहुत लो है, अराउंड 143 kg है, जो चाइना का देखा जाए तो 1000 से ऊपर है और जापान का 524 kg है। तो इसमें अपन को ग्रोथ करनी है, अपना कंजम्पशन ही 143 है। सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बताता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम डेवलप हो रहा है, डैट मीन्स आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम चल रही है। तो ये एक साइकिल है जिसको आपको याद रखना है। मार्केट सेगमेंट में देखें तो नॉर्थ जो रीजन है उसके कंपैरिजन में साउथ ज़्यादा, जो साउथ इंडिया है ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, नॉर्थ इंडिया उसके बाद है। उसके बाद अगर देखा जाए तो वेस्ट में राजस्थान को आप कंसिडर कर सकते हैं, सेंट्रल रीजन है फिर उसके बाद, और ईस्ट रीजन इतना फोकस नहीं कर रहा है, बट साउथ इज़ द मोस्ट। प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पावर की। 6 इंडस्ट्रीज़ जो है ना अपनी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें ये सीमेंट भी आता है। ओके, तो जैसे एल्युमिनियम हो गया, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एल्युमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, आयरन एंड स्टील, ग्लास एंड पेपर, ये 6 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो एनर्जी इंटेंसिव, मतलब इसमें एनर्जी की सख्त ज़रूरत होती है। ड्रास्टिक कट इलेक्ट्रिसिटी में होगा, इनको इशू होगा। शॉर्टेज ऑफ कोल होगा, इनको इशू होगा। इनएडिक्वलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ वैगन्स होगा, मतलब माल ढोने के लिए जो चाहिए होती है लोरीज, और वो कम होंगी तो उससे इशू होगा। लिमिटेड फर्नेस ऑयल होएगा, उससे भी इशू होगा। तो सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इशू ये है।
ये सारे टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं, डायरेक्टली वहाँ से इन टॉपिक्स को उठाया गया है, जिससे बिकॉज ईच एंड एवरी एग्जाम एनसीईआरटी इज़ द मस्ट दैट वी हैव टू लर्न इट। ओके, अगर आप एनसीईआरटी कवर अप कर लेते तो डेफिनेटली जो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप ज़रूर कर पाएंगे। देखिए, डिमांड जो है सीमेंट की इन इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन लॉन्ग रन बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की काफ़ी ज़्यादा, सारे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सब कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रेड के लिए, पर कैपिटा इनकम के लिए, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ओके, तो उसमें सीमेंट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट, इसमें सख्त ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की। उदय योजना चल रही है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन, सब में सीमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। ना फोर्थ टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग। बहुत बड़ी बात हो रही है फूड प्रोसेसिंग की बिकॉज फूड प्रोसेस्ड जैसे होता है उससे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होती हैं। देखिए, एक तो क्वालिटी इम्प्रूव होती है। ओके, एक शेल्फ लाइफ, आप किसी चीज़ को काफ़ी दूर तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल होता है महाराष्ट्र के आलू हैं ये, तो महाराष्ट्र से राजस्थान में आ रहे हैं, डैट मीन्स इंक्रीज़ हो रहा है उसकी शेल्फ लाइफ का। उसके जो फॉर एग्जांपल जो आलू 2 या 3 दिन या 2 महीने में ख़राब हो जाते थे, वो अब 10 महीने में ख़राब नहीं होते हैं अगर आप फूड प्रोसेसिंग सही रखते हो। फार्मर्स की इनकम डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी इससे। ओके, फूड वेस्टेज नहीं होगा इससे। ये फूड प्रोसेसिंग इसलिए हमें सख्त ज़रूरत है इस इंडस्ट्री की। ठीक है, अब प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग के लिए हमें क्या चाहिए? कोल्ड स्टोरेज चाहिए। मार्केट जो है हमारा ई मार्केट चाहिए हमें। ओके, ई मार्केट चाहिए हमें बिकॉज बेचने के लिए किसान के पास अगर जितना ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे तो उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसमें एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है, सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है इसको, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। तो सनराइज इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। ओके, प्रोसेसिंग जो है वो प्राइमरी हो सकती है और सेकेंडरी हो सकती है। प्रोसेसिंग अगर राइस, शुगर, एडिबल ऑयल, फ्लोर मिल्स की करते हो तो वो प्राइमरी प्रोसेसिंग है, रिलेटेड टू प्लांट्स या डायरेक्टली रॉ। और सेकेंडरी प्रोसेसिंग्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, बेकरी, चॉकलेट्स एंड अदर आइटम्स। फूड प्रोसेसिंग में अब ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम किस किस के? फिशरीज़ के, फ्रूट्स के, सीरियल के। 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है अपने इंडिया में और 15 मेजर क्लाइमेट है 26 में से। जो मेजर क्लाइमेट्स है वर्ल्ड के उसमें से 15 मेजर क्लाइमेट अपने इंडिया के आते हैं। और 20 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स कौन कौन से? सॉइल पे, टेम्परेचर पे, वाटर अवेलेबिलिटी पे अगर चेक करें तो इंडिया में 20 आते हैं। आइडियल सनशाइन है इंडिया में। ओके, और आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि 17% ग्लोबल शेयर रखते हैं मिल्क का हम इंडिया में। 512 मिलियन लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है। वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है किसके? चावल के, वीट के, ग्राउंडनट के, दैट इज़ मूंगफली, टी, चाय के, कॉफ़ी के, तंबाकू के, स्पाइसेस माने मसाले, शुगर एंड ऑयल सीड्स। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ों की तो हम टॉप प्रोड्यूसर हैं। तो क्लाइमेटिकली भी हम बहुत अच्छे हैं फूड प्रोसेसिंग में और फूड प्रोड्यूसिंग में भी। तो ज़रूरत है इस इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की, अलाइड सेक्टर को इम्प्रूव करने की। चैलेंजेस, सप्लाई डिमांड सबसे बड़ा इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है हमारे पास, उसका सबसे बड़ा इशू है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की लोगों के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल एक टमाटो एक केचप बन सकता है, एक फ्रूट जो है उससे जैम बना के उसको, अगर 50 रुपये का फ्रूट है तो उसको 100 रुपये में जैम बना के फूड प्रोसेसिंग करके बेचा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अपने आप ही यहाँ पे डबल हो रही है इनकम। तो नीड है इस टाइम इंडिया को कि वो एग्रीकल्चर में चेंजेस लेके आए। लो वैल्यू एक्सपोर्ट बहुत लो वैल्यू पे होता है। डेफिशिएंसी इन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, कोई रेगुलेशन ढंग से नहीं है।
अब स्टेप्स भी हमें ज़रूरत है कि कुछ स्टेप्स तो हों. हैंड होल्डिंग अप्रोच, लेट अस सी दैट. हैंड होल्डिंग अप्रोच में ये होता है कि सरकार जो है वो रिस्क को शेयर करे, पहले से रिस्क को शेयर करे, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करे, फिस्कल इंसेंटिव्स उनको लोन प्रोवाइड करे, पार्टनरशिप मॉडल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का हो. इसमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया है फूड प्रोसेसिंग में भी. नेक्स्ट लेते हैं अब अपन. रेगुलेटरी स्ट्रक्चर की बात मैंने पहले भी की है कि होनी चाहिए. इसमें द स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 रिकमेंडेड दैट स्टेट्स टेक द लीड इन पासिंग मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्ट्रेटजी फॉर इंडिया एट 75. रिमूव इम्पिडेंस ऑफ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड लॉज, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो. ये तो मोदी जी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ये नहीं हो कि एक फॉर्म को भरने के लिए 10 फॉर्म, एक चीज़ को पाने के लिए 10 फॉर्म भरने पड़े. यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ APMC एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल आने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आपने देखा होगा कि किसान चैनल आ गया है, किसान चैनल आ गया है. ई मार्केट की बात की जा रही है. ओके, सारे जितने भी मार्केट है उनको सबको ज्वाइन करने की कोशिश की जा रही है. ज़्यादा से ज़्यादा किसान के ऊपर करने के लिए फॉर एग्जांपल सॉइल हेल्थ कार्ड आ रहा है. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. सॉइल हेल्थ कार्ड सूरतगढ़ से स्टार्ट किया गया था. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें नीड स्किल 17.8 मिलियन पर्सन को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 2022 तक कोशिश की जा रही है. तो ये याद रखना है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. इंडस्ट्रियल अकेडमिया, गवर्नमेंट शुड पुट इट्स कंबाइंड एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्री. बायोटेक पे बहुत ज़्यादा फोकस होना है, अलाइड फील्ड्स में बहुत ज़्यादा फोकस होना है. विलेज लेवल पे भी प्रोक्योरमेंट आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था. स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 डॉक्यूमेंट जो है, इस कॉन्टेक्स्ट में अपग्रेडिंग 20,000 रूरल हट्स फ्रॉम ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट अनाउंस्ड इन 2018 बजट वॉज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट बजट से उठाया गया है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉरेस्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री और फॉरेस्ट इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले तो अपन को ये क्लियर होना चाहिए. जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, कॉटेज इंडस्ट्री वन विच इज कैरिड बाय ओनली और प्राइमरी विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. पर जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, वो इंडस्ट्री जो होती है उसमें 10 से 50 पर्सन होते हैं, हायर्ड लेबर होती है. यहाँ पे फैमिली की बात थोड़ी हट जाती है. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? फॉरेस्ट बेस्ड मतलब फॉरेस्ट से लिया हुआ मटेरियल, उससे आप कुछ बना रहे हो. जैसे गम हो गया, टेंडू या तंबाकू हो गया, बीड़ी मेकिंग, मैच, स्पोर्ट्स, प्लाईवुड. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. तो आपको इस तरह से उसमें से सेलेक्ट करना है कि जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री नहीं होगी. सिग्निफिकेंस, लो कैपिटल रिक्वायर्ड. ज़्यादा इसमें आपको अपनी पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजीली ये ओपन कर सकते हो. लेबर इंटेंसिव है, कितने ज़्यादा आप जितना ज़्यादा स्मॉल स्केल है उसको मीडियम स्केल पे ले जा सकते हो उस इंडस्ट्री को. एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन है. शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड है, मतलब कम टाइम के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में. एक पीरियड आता है जिसमें जो कंपनी का पीरियड नहीं होता है वो बहुत छोटा है. रीजनल डेवलपमेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का. टेक्निकल नॉलेज इतनी ज़रूरत नहीं होती है, इम्पोर्ट रिक्वायर्ड कम होते हैं. सेविंग्स होंगी और डिसेंट्रलाइजेशन में भी हेल्प करेगा. प्रॉब्लम सीधी सी बात है, अनसाइंटिफिक है, पैसा कम है, कैपिटल कम मिल रही है, रॉ मटेरियल की इनएडिक्वेसी, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन एलिमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है, इम्पोर्टेड मटेरियल थोड़ा बहुत जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, पावर सप्लाई हो गई है. उसके बाद कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी थोड़ी ज़रूरत है, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग है. सो गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके अंदर,
गवर्नमेंट के वही रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेंट्रल बोर्ड है, नेशनल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, विलेज इंडस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, बोर्ड्स बने हुए हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है। ये इंडस्ट्रीज़ के नाम आपको याद रखने हैं कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन है। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इतना ज़रूरी नहीं है, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशंस हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाए हुए हैं, इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव्स बनाए हुए हैं, तो इनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। दैट्स इट फॉर द इंडस्ट्रीज़ एंड इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको काफ़ी फोकस्ड होके काफ़ी जगह से मटेरियल इकट्ठा करके इस लेसन को बनाया गया है। इवन इफ़ कोई भी डाउट हो आपको तो फील फ्री कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ ग्रेट डे।